हर फ्राइडे इंशाल्लाह 3 से 4 बजे लेक्चर हुआ करेगा और इसमें जो भी दोस्त आएंगे इंशाल्लाह ताला आपस में हम डिस्कस किया करेंगे। डॉक्टर रिजवान साहब से डिस्कस की लास्ट फ्राइडे हमने, तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर हम, जैसे आज हम मियाज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला केस टेकिंग के ऊपर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पोटेंसी के ऊपर करेंगे। बड़ा इशू होता है हमें कि हम लोग एक मेडिसिन तो ठीक निकाल लेते हैं, हमें पोटेंसी का इशू होता है कि रेलिवेंट पोटेंसी मरीज़ की सिम्टम और मरीज़ की बीमारी की इंटेंसिटी के मुताबिक पोटेंसी के ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उसको भी साइंटिफिकली हम बताएंगे कि किस तरह कौन सी पोटेंसी जो है वो किस वक्त दें ताकि वो एक फ़र्स्ट डोज जो आज जो कि हनीमन डे भी था कल, तो पहला एफोरिज़म भी यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो होती हैं जो क्विक एंड फास्ट एंड परमानेंट जो है वो रिज़ल्ट लेके आती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन मार्केट होम्योपैथी के ऊपर एक टैग सेट हुआ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेट असर करती हैं, जबकि पहला एफोरिज़म हमें ये बताता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो क्विक एंड फास्ट, देखें 2 लफ्ज़ यूज़ हुए गए, क्विक एंड फास्ट जो है ना वो एक्ट करती हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको डिफ़ाइन करना, या इवन इसको हम डिफेंस भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे पोटेंसी वाला इस तरह करके। वाइटल फोर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारा रह जाता है, कभी वो कुव्वत हयात के चक्कर में, कभी रूह वाले इस तरह करके फंसा रहता है। तो हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस हमेशा साइंटिफिक डिस्कशंस को एक्सेप्ट करती है। इसी तरह आज हम मियाज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी लेंगे कि किस तरह हम इसको एलैबोरेट करें और किस तरह हम आगे इसको लेके चलें। थैंक यू जी। सबसे पहले हम चलते हैं मियाज़। जब कभी भी मियाज़ के ऊपर डिस्कशन हुई है, ये कभी इसको जैसे सोरा साइकोसिस सिफिलिस, आमतौर पे सोरा सिफिलिस साइकोसिस आज के प्लेटफॉर्म से जो दोस्त अहबाब जानते हैं कि ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस नहीं होता, ये सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस होता है। जो नहीं जानते वो आज से क्लियर कर लें कि हमेशा इसका जो सीक्वेंस है ना, वो सोरा हमेशा अगर आगे जाएगा, प्रोग्रेस करेगा तो वो साइकोसिस में जाएगा। साइकोसिस अगर आगे ट्रीटमेंट ना हो या उसको ना सही किया जाए तो वो फिर सिफिलिस में जाता है। ऐसा नहीं होता कि सोरा पहले, सोरे के बाद सिफिलिस और सिफिलिस के बाद साइकोसिस हो। सो मियाज़ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है। मैं डॉक्टर लूस डी शिपर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इसका एक लफ्ज़ मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बना, और बेसिक रेफरेंस पीछे डॉक्टर लूस डी शिपर का, ये फ्रांस के एक प्रोफेसर थे, सर्जन थे, आगे होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर थे। तो इनका एक लफ्ज़ मियाज़ पढ़ने के बाद जो उन्होंने इसके ग्रीक वर्ड से निकाला कि इसके मानी क्या बनते हैं, आगे पूरा लेक्चर मेरा अपना इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने इस तरह डिफ़ाइन किया हो। मैं पिछले 5 सालों से डिफ़ाइन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन समझ में आ रहा है। मियाज़ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड, इसको अगर हम इंग्लिश में लेके आए ना तो इसके मानी बनते हैं पोल्यूशन के। यहाँ तक बात मैंने डॉक्टर लूस डी शिपर से सीखी। उसकी एक बुक है द टेक्स्ट बुक फॉर प्रोफेशनल्स, अ टेक्स्ट बुक फॉर हैनीमैनियन प्रोफेशनल्स। बहुत अच्छी बुक है, आप भी पढ़िएगा मार्केट से ख़रीद के। द टेक्स्ट बुक फॉर हैनीमैनियन प्रोफेशनल्स एक अच्छी बुक है डॉक्टर लूस डी शिपर की। उसके अंदर जब आप मियाज़ वाले टॉपिक पे जाएंगे तो उसने इसको डिफ़ाइन किया कि मियाज़ इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश इज़ अ पोल्यूशन। अब हम देखें कि मियाज़ जब भी हम कहते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन सोरा साइकोसिस सिफिलिस ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंसर आ जाता है। अब हम थोड़ा से इससे आगे निकल के आएँ तो अब हम मियाज़ को छोड़ें, लफ्ज़ पोल्यूशन पे आ जाएँ। डॉक्टर हनीमन ने ये कहा था कि मेरी सिमिलर मेडिसिन और डिज़ीज़ के दरमियान, शिफा के दरमियान, मेरी सिमिलर मेडिसिन और शिफा के दरमियान
कुछ गैर मरई ताकतें रुकावट का बायस बनती हैं जो शिफा नहीं होने देती। ये डॉक्टर हनीमन ने कहा था। वो ये कहते थे कि मैं भी अपनी अर्ली प्रैक्टिस में जब मरीज़ देखता था तो बिलमिसल दवाई निकालता था, बिलमिसल दवाई देता था, आराम नहीं आता था, आराम आता था, क्योर नहीं होता था, रिकरेंस हो जाती थी। तो डॉक्टर हनीमन भी एट दैट टाइम वाज अ कंफ्यूज्ड प्रैक्टिशनर कि हो क्या रहा है। फिर चूंकि आपको पता है कि उस वक्त माइक्रोस्कोप का दौर नहीं था, माइक्रोस्कोप उसका इजाद नहीं हुआ था, कोई नई स्टडीज़ पैथोलॉजिकल बायोलॉजिकल स्टडीज़ मौजूद नहीं थी, तो इतना बड़ा विज़डम अल्लाह ताला ने उनको दिया। उन्होंने फिर अपनी एक जो कुदरत ने जो भी अता किया हुआ था उसके तहत उन्होंने रिसर्च करके बताया कि मेरी मेडिसन कौन सी, जो सिमिलर, जो बिलमिसल दवा और कुल्ली शिफा का लफ्ज़ यूज़ होता है, क्योर जिसे कहते हैं ना, कुल्ली शिफा से कहते हैं, के दरमियान कहते हैं कि कुछ गैर मरई ताकतें रुकावट का बायस बनती हैं जो शिफा नहीं होने देती। अब गैर मरई को इंग्लिश में देखा जाए तो इनविजिबल फोर्सेस कहते हैं उसको। गैर मरई ताकतें का मतलब क्या होता है? इनविजिबल फोर्सेस। तो उसका नाम उन्होंने दिया था म्याज। अब म्याज को जब ग्रीक में से इंग्लिश में निकाला तो वो लफ्ज़ बना पोल्यूशन। अच्छा, अगेन जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में यही आ जाता है जी ये बाय डस्ट है, गट्टा मिट्टी है, ये पोल्यूशन है। लेकिन थोड़ा सा हम पोल्यूशन को आगे थोड़ा सा खोलते हैं ना तो पता चलता है कि पोल्यूशन की कौन सी टाइप्स होती हैं। पोल्यूशन वो होते हैं जो, पहली बात पोल्यूशन क्या होता है? जो हमारी डेली लाइफ के अंदर हर्डन क्रिएट करते हैं, रुकावट का बायस बनते हैं हमारे सांस के अंदर, हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर जो चेंजेस लेके आए, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। अब आप देखें कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पोल्यूशन कौन सा है? दुनिया के अंदर पूरी अर्ज़ो समा के अंदर हमें जो नज़र आ रहे हैं, इन पोल्यूशन में सबसे बड़ा पोल्यूशन कौन सा है? वो है थॉट पोल्यूशन। आप इसको स्टडी कीजिएगा, वो कौन सा है? थॉट पोल्यूशन। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर देखूं तो थॉट पोल्यूशन, सो थॉट पोल्यूशन वो चीज़ है जो हमारी सिमिलर मेडिसिन और क्योर के दरमियान भी रुकावट का बायस बनते हैं, नंबर 1। अच्छा, दूसरा बड़ा पोल्यूशन दुनिया के अंदर वो कौन सा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब आप देखिए कि बेहद बहुत सारे ऐसी डिजीज़ेस जो एयरबॉर्न डिजीज़ेस कहलाती हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। बहुत सारी डिजीज़, जितने अस्थमा के पेशेंट देख लें, हर वो पेशेंट जो एलर्जिक है, हर वो पेशेंट जो स्किन एलर्जिक है, हर वो पेशेंट जो किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर है, उसके अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत बड़ा बायस बनते हैं। अच्छा, तीसरा आप देखें, एक बड़ा पोल्यूशन है बायोलॉजिकल पोल्यूशन। बायोलॉजिकल पोल्यूशंस, बायो मीन लाइफ, लाइफ का पोल्यूशन। कितने आप देखें कितनी बायोज हैं जो पोल्यूशन काज करती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास भी कितने पेशेंट्स होंगे जिन्होंने आजकल बड़े पेट्स रखे होते हैं और उनको कोई ना कोई एलर्जीज़ होती हैं, वो बायोलॉजिकल पोल्यूशन काज। और भी बहुत सारे, आप काऊ का देखें, आप उसका किसी न किसी जानवर देखें, डॉग्स का देखें, कैट का देखें, उनके वो देखें कितना होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आप डेली लाइफ में आपके पास पेशेंट आते हैं। इवन एग्स की एलर्जीज़ आप देखें, हनी की एलर्जी आप देखें, ये सारी उस केस में आ जाती है बायोलॉजिकल पोल्यूशन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट वन एंड अदर फोर्थ वन इज माइक्रो बायोलॉजिकल पोल्यूशन। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, बायोलॉजिकल पोल्यूशन मतलब छोटी छोटी सी वो जिंदगियां वो भी कॉज करती हैं। इसकी एक रीज़न, इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, ये सारी की सारी कौन सी होती हैं? माइक्रो बायोलॉजिकल पोल्यूशंस। सो दुनिया के अंदर आप देख लें कि बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं वो डिजीज़ काज कर रहे हैं। आपके सामने 1920 के अंदर 20 के अंदर प्लेग का आया, 1820 के अंदर कॉलरा आया, इसके अलावा और भी ये भी देखें रिसेंटली कोविड आया,
और भी आगे पता नहीं क्या कुछ आएगा जो हमें अभी तक नहीं पता या डिस्कवर्स होते जा रही हैं। फिर अब देखिए हेपेटाइटिस सी का एक वायरस आया 1998 के अंदर स्क्रीनिंग शुरू हुई, 90 के अंदर अमेरिका के अंदर शुरू हुई, पाकिस्तान या दूसरी दुनिया के अंदर 1998 के अंदर स्क्रीनिंग शुरू हुई। तो पहले उसके बाद पहले ट्रांसफ्यूजन होती थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी, उसकी कोई स्क्रीनिंग नहीं थी। फिर आप देखिए करते करते हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग शुरू हुई। वायरस तो मौजूद था पर डिस्कवरीज उसकी होती गई। सो नेक्स्ट आप देखें केमिकल पोल्यूशंस। केमिकल पोल्यूशंस आप देख लें कि डेली लाइफ में कितने मसाइल क्रिएट करते हैं। फैक्ट्रीज़ अपने जो अखराजात करती हैं, जो फ्यूम्स, जो उनके केमिकल्स के जो वेस्टेज होती हैं, और आज के पता है ये भट्ठा खश जो होते हैं इनके लिए आजकल उन्होंने किया है कि वो वाले लगाएं जो धुआं नहीं छोड़ते, या कुछ उनको वो को मॉडिफाई करते हैं जो वाइट सा धुआं छोड़ते हैं। आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ग्लोबली देखें, दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये जो धुआं छोड़ने वाली जो हैं गाड़ियाँ, वो उनको कह रहे हैं कि डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये केमिकल्स होते हैं, ये भी पोल्यूशन का बायस बनते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई एक ऐसा कोरोसिव किस्म का कोई केमिकल पड़ा हुआ है, तो वो उसके फ्यूम्स जो होते हैं, जब कभी आप लैब के अंदर जाएं, सल्फ्यूरिक एसिड को आप कभी सूंघ के देखें तो वो बहुत सारी इंजरीज अंदर कर देता है। और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं। या फिर इसी तरह आप देखें आपके पास बच्चे आते हैं, कैरोसिन ऑयल पी के आ जाते हैं, या पी के आ जाते हैं, सूंघ के आ जाते हैं। और भी बहुत सारी कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे केमिकल जो लोग स्प्रेज हो गया लाइक पेस्टिसाइड्स के अंदर, या इसी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे केमिकल पोल्यूशन काज करती हैं और बीमारियों का बायस बनते हैं। वो बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बनते हैं। इवन हार्ट फेलियर कर देती हैं, इवन रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी इन्फेक्शन करते हैं और उसको फेल कर देते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां काज करने में केमिकल भी। अच्छा, नेक्स्ट वन आप देखिएगा मैकेनिकल पोल्यूशन, अगेन एक अदर। अच्छा, मैकेनिकल पोल्यूशन को आप देखें, थोड़ा सा गौर करें। टेनाइटिस एक डिजीज़ है जो बहुत सारा मैकेनिकल इश्यूज़ होते हैं। लोग जो फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, जो कंटिन्यूसली बड़े शोर के अंदर काम करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूसली हैमरिंग होती है, बड़े बड़े लोहे के जो होते हैं उनको वो करते हैं आपस में, तो बहुत बड़ा मैकेनिकल पोल्यूशन डेवलप होता है और लोग बीमार होते हैं। फिर इसी तरह आप देखिएगा कि आईसीयू में पेशेंट एडमिट होता है, वहाँ पे देखें शोर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, वहाँ पे कहते हैं जी इस तरह का शोर ना हो, हैमरिंग ना हो, ये ना हो। रीज़न ये होती है कि ये जो मैकेनिकल जो उसकी साउंड्स होती हैं, जो उसकी वो बहुत बड़े इश्यूज़ का बायस बनती हैं। आपको पता है जेलसी में का पेशेंट, इधर फ़ोन की घंटी बजी, उधर डिस्टर्ब हो गया, उसको वो एक शोर है ना, वो भी उसको करता है। नेक्स्ट वन अगर आप देखिएगा तो एक नॉइस पोल्यूशन है। नॉइस पोल्यूशन, शोर का पोल्यूशन, ये भी आप देखिएगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पास आप जाएं, स्कूल कॉलेजेस या किसी ऑफिस के करीब से गुजरें तो वहाँ पे लिखा होता है प्रेशर हॉर्न बजाना मना है, लिखा होता है ना। प्रेशर हॉर्न एक बड़ी डिजीज़ काज करता है और वो कानों का कैंसर करता है, इतनी बड़ी डिजीज़ काज करता है। तो देखिए एक टाइप का वो पोल्यूशन जो कैंसर तक काज करता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के पास, स्कूल कॉलेजेस के पास, हॉस्पिटल के पास या दफातर जो होते हैं उनके पास लिखा होता है प्रेशर हॉर्न बजाना मना है। सो नॉइस पोल्यूशन जो है वो भी एक वजह बीमारियां बनता है। और भी कुछ ऐसे होंगे पोल्यूशन जिसकी अभी शायद मुझे नहीं पता, या शायद आगे जाके कुछ और चीज़ें और ऐड हो जाएंगी हमारी डेली लाइफ में। इन्वायरमेंटल में आप देख लें, फ़र्ज़ करें रोडोडेंड्रॉन का इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या होता है, इधर बादल गरजता है, इधर उसके बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसी है ना, रोडोडेंड्रॉन में आप चले जाएंगे ना, फिर अब एयरबॉर्न डिजीज़ जितनी हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, वहाँ से उसने उसको किसी जर्म्स को उठाया, इधर पोलन एलर्जीज़ को आप देख लें। इस्लामाबाद के अंदर आजकल पोलन एलर्जीज बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। हालांकि फल वो पौधे कहाँ पे लगे हुए हैं, लोग इधर डिस्टर्ब हैं। मीन कहता है कि जो एयर होती है ना, वो उसके पोलन्स को उठा के एलर्जन तक पहुँचा देती है और वो ससेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है।
और पेशेंट बंदा बीमार हो जाता है। अब आप देखिएगा कि अब जो मियाज़ में वो एक लफ्ज़ में आया पोल्यूशन में। आगे इस वक्त हमारे सामने मियाज़ की कैटेगरीज चेंज हो गई हैं। डॉक्टर हनीमन ने क्या कहा था कि मेरी सिमिलर मेडिसन और क्योर के दरमियान इनविजिबल फोर्सेस रुकावट का बायस बनती हैं। शिफा नहीं होने दी, जो रुकावट का बायस बनती है, शिफा में रुकावट का बायस बनती है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी मेडिसिन और क्योर के दरमियान रुकावट का बायस बनती हैं। अब वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू क्योर द पेशेंट यू मस्ट रिमूव द कॉज ऑफ द डिजीज़। ये था वो लफ्ज़ जिसके ऊपर कहा गया कि एक होम्योपैथ एक मरीज़ को देखता है, मर्ज़ को नहीं देखता। फ़र्ज़ करें आपको छींकें हैं, मुझे भी छींकें, आपकी छींकें सर्दी से हो रही हैं, मेरी छींकें गर्मी से हो रही हैं। अब छींकों की एक मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना। सो ये वो वजह थी जिसमें डॉक्टर हनीमन ने कहा कि आपने मर्ज़ को नहीं देखना, आपने मरीज़ को देखना है। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि आपने पीछे एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो को छोड़ देना, ये नहीं कहा था। क्योंकि डॉक्टर हनीमन के दौर में आज भी उन्हें ये डॉक्टर बनने के लिए बेसिक सब्जेक्ट्स तो मस्ट है ना, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ये तो वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसके बगैर बंदा आगे चल ही नहीं सकता। मिसाल में देता हूँ, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ख़राब हो जाती हैं तो आपका पहला क्वेश्चन ये था, ऐसा कोई चंगा जा इलेक्ट्रिशियन नहीं या कोई समझदार? मतलब चंगा इलेक्ट्रिशियन कौन सा हो सकता है? जिसको पता हो कि वायर कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके वो जुड़ती है, कौन कौन सी उसकी रूट्स हैं, वही अच्छा इलेक्ट्रिशियन है ना जी। तो मतलब अब एक बंदे को पता ही नहीं है कि हेडलाइट की जो लाइटें, वो जो तारें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वो हो सकता है वो पावर वाली ख़राब कर दे, वो इधर उधर की खराब। तो एनाटमी बेसिकली हमें रूट्स बताती है, हमारे जो एनाटमी का स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमारे पूरे सिस्टम को बताती है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकलता है, कौन सा नर्व कहाँ से निकलता है, कौन सा मसल कहाँ से निकलता है, एनाटमी का स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो ये एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये तो मस्ट सब्जेक्ट है ना किसी भी एक डॉक्टर के लिए, वो चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, हकीम हो, कोई भी किसी तरह का जो मेडिकल का जो बंदों को ट्रीट कर रहे हैं, ये तो बेसिक है। उसने ये कहा था कि आपने मरीज़ को एज ए होल देखना है। सो अब आप देखें, वापस आता हूँ मैं, मियाज़ की कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो गई है, ओवरऑल चेंज हो गई है ना जी। मियाज़ एक्सप्लोर हो गया है ना, और एक्सपेंड भी हो गया कि ये कहाँ से निकला कहाँ तक चला। सो मियाज़ के पीछे कौन कौन सी चीज़ें आयल हैं? थॉट पोल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, बायोलॉजिकल पोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, मैकेनिकल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। तो ये सारे मिल के क्या काम करते हैं कि हमारी सिमिलर मेडिसन और मरीज़ की शिफा के दरमियान रुकावटों का बायस बनते हैं। वो ये कहते हैं हनीमन साहब कि आप सबसे पहले रुकावटों को दूर करें। अब हम आते हैं कि ये हमारी बॉडी के ऊपर इनकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, ये हमें असरअंदाज कैसे होती हैं ये चीज़ें। ये वाला जो मियाज़ में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियाज़ जो हैं या पोल्यूशन जो हैं, ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कैसे करते हैं। अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे इंसानी जिस्म के अंदर एक होती है हेल्थ, एक होती है डिजीज़। अब डिजीज़ को ज़रा थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो इसके स्पेलिंग है, ये दो लफ्ज़ हैं, ये एक है डिस, एक है ईज। ठीक हो गया ना? इसने ईज़ को ख़राब किया हुआ है। तो जब हमारी ईजी लाइफ, हमारा फिजियोलॉजी जब उसके अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, चेंज आ जाती है, तो वो बीमारी हो जाती है। हमारी किसी तरह का भी इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज़ कोई भी इनमें से हो, कोई भी इनमें से हो, तो इसका जो पहला इफ़ेक्ट होता है ना, जो हमारी बॉडी के ऊपर, जो हमारे मसल्स के ऊपर, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स के ऊपर, जो हमारे
माइंड के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो पहला इफ़ेक्ट काज करती है ना इन द फॉर्म ऑफ डिजीज़, दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन। दुनिया की कोई बीमारी, वो सर दर्द से लेके किसी तरह की भी कोई डिजीज़ हो, उसका आगाज़ इन्फ्लेमेशन से होता है। क्लियर? उसका आगाज़ कैसे होता है? इन्फ्लेमेशन से होता है। अच्छा, अगली बात, दुनिया की कोई भी बीमारी जिसका आगाज़ इन्फ्लेमेशन से होता है, सबसे पहले उसकी फीलिंग्स ख़राब होती हैं। सबसे पहले उसकी फीलिंग जो है वो ख़राब होती है। मिसाल मैं देता हूँ, आपको बुखार हो रहा है, आई फील फीवर, आई फील हेडेक, आई फील पेन, आई फील इचिंग, आई फील रेस्टलेस, आई फील एंग्जाइटी, आई फील फलां, आई फील दिस, ऐसे होता है ना। सो हर चीज़ का आगाज़ जो होता है ना वो फीलिंग से होता है। आई फील इल, बंदा पूछा क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रही यार, कुछ हो रहा है। हम हमारे साथ भी ऐसा डेली लाइफ में होता है। हम भी अपने क्लिनिक्स के ऊपर या घर में बैठे हों तो कई बार आप सब ने, हमने भी मुशाहिदा किया है, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ हो रहा है, फील इल, ठीक है। उसका आगाज़ हमेशा फीलिंग से होता है। सो जो ही पहली जो चीज़ डेवलप होती है ना वो होती है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन के 5 करैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन के 5 करैक्टर्स होते हैं। लेक्चर से बोर तो नहीं ना हो रहा है? अच्छा, ये लेक्चर वो वाला है जो प्योरली एक साइंटिफिक समझ आने वाला लेक्चर, इंशाल्लाह ताला सही समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब इन्फ्लेमेशन के कितने करैक्टर्स होते हैं? 5 करैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से करैक्टर्स होते हैं? नंबर 1 पेन, नंबर 2 स्वेलिंग, नंबर 3 रेडनेस, नंबर 4 हीट एंड नंबर 5 लॉस ऑफ फंक्शन। आपने घर जाना है, इन्फ्लेमेशन को पढ़ना है कि इन्फ्लेमेशन जब कहीं भी हमारे बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी होती है, वो चाहे ब्रेन में हो, वो चाहे टो में हो, वो चाहे हेड में हो, वो चाहे आइज में, एनीवेयर इन द बॉडी, जब इन्फ्लेमेशन होगी, पहली बात डिजीज़ का आगाज़ फीलिंग से। फीलिंग ख़राब होती हैं मीन के कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिव होगी। इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो इसके कितने करैक्टर होते हैं? 5 करैक्टर होते हैं। कौन कौन से? पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट एंड लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये जो ही 5 करैक्टर्स आपको नज़र आ जाएं, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज़ एंड दिस इज़ द सोरा। दिस इज़ द सोरा। सोरा को आप आसान कर लें आज से कि ऑल द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस आर सोरिक डिजीज़। ऑल द इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस आर सोरिक डिजीज़ेस, नंबर 1। अच्छा, इसको एक और आसान तरीके से देख लेते हैं। हर वो मर्ज़, चाहे वो हेड में हो, ब्रेन में हो, चाहे वो टो के अंदर हो, जिस मर्ज़ के साथ ITS लग जाए, जिस मर्ज़ के साथ ITS लग जाए, वो कौन सी होती है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है। कौन सी होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। उसको वो कौन सी होती है? सोरिक डिजीज़ होती है। चलें और आसान कर लेते हैं ना इसको ज़रा। जैसे 2-4 मैं मिसालें दे लेता हूँ। मेनिंजाइटिस जी, फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, नेफ्राइटिस, हेपाटाइटिस, कार्डाइटिस, मीटराइटिस, है ना जी, सिस्टाइटिस, ब्लीफराइटिस, नेफ्राइटिस, न्यूराइटिस, मिलाइटिस, चलें नवी रल गई है ना। हाँ जी, वो डायबिटीज़ है, वो बस कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा, देखें कितना आसान हो गया। अब आप देखें कि जितनी सोरिक डिजीज़ होंगी, जितनी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होंगी, उसको आपने किस में रखना है? सोरा के अंदर। मियाज आसान हो गया। वो कहते जी मियाज लभदा नहीं, बड़ा औखा काम है जी, पता नहीं केड़े खूज पे है। कोई खूज नहीं पे है, आसान है। हर वो डिजीज़ जिसके साथ इन्फ्लेमेशन या जिसके साथ ITS का इजाफा हो जाए, वो होती है सोरिक डिजीज़, नंबर 1। अब आप देखिए, सोरा या तो ट्रीट हो गया,
मतलब इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट हो गया, या फिर ये है कि वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो जब इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका इलाज नहीं करते हम, क्या हो जाता है उसमें, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ऐसे ही है। सो इन्फ्लेमेशन या तो वो ठीक हो गई या इन्फ्लेमेशन ख़राब हो गई। तो जब इन्फ्लेमेशन ख़राब हो जाती है या एडवर्स कर जाती है, बढ़ जाती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो वो जो मटेरियल उसमें जमा हुआ था ना, जो इन्फ्लेमेशन वाला मटेरियल था, वो सारे का सारा डेपोजिशन में चला जाता है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन किस में चली जाती है? इसमें क्या होता है, बेसिकली डेपोजिशन हो जाती है, डेपोजिशन हो जाती है, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और ये सारी डेपोजिशन वाली डिजीज़ साइकोटिक होती हैं। ये साइकोसिस है, ये सारे का सारा क्या है, साइकोसिस है। अब इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि साइकोटिक डिजीज जैसे आसान हो गया ना, हमारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज आसान होगी ना, अब साइकोसिस को आसान कर लेते हैं, बहुत आसान कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे सोए हुए भी हमें याद रहेंगी। हेड से लेके टो तक जहाँ कहीं भी डेपोजिशन होगी है ना, वो सारी साइकोसिस है। अब मैं मिसाल देता हूँ, डेपोजिशन क्या है। इसका तरीकाकार ये होता है कि इन एवरी सेकंड्स नंबर ऑफ सेल्स डाई भी करते हैं और नंबर ऑफ सेल्स रीजनरेट भी होते हैं। लाइफ तब चलती है, ठीक हो गए। लाइफ कैसे चलती है कि नंबर ऑफ सेल्स रीजनरेट भी होते हैं, डाई भी करते हैं और रीजनरेशन भी होती है। अब जब डाई करते हैं ना, तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसको आप कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का काम क्या होता है कि वो डेड सेल्स को इनगल्फ करती है और वहाँ पे हेल्दी सेल्स को रीएक्टिवेट करती है। जब वहाँ पे फेगोसाइटोसिस ख़राब हो जाता है तो डेड सेल्स इनगल्फ नहीं होते, तो डेड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो के डिपॉजिट्स बना देते हैं। डिपॉजिट्स किस तरह बनाते हैं, वो ट्यूमर बना देते हैं। डेपोजिशन ट्यूमर बन गई, सिस्ट बन गई, ठीक है ना। अब ट्यूमर्स की तरफ अगर चले जाएं तो आप सबको पता है दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बेनाइन होते हैं और मैलिग्नेंट होते हैं। अब आप देखें, इसको ज़रा आसान कर लें हम। ब्रेन ट्यूमर है, एक मरीज़ आपके पास आया रिपोर्ट्स लेके, ब्रेन ट्यूमर, आपको फ़ौरन पता चल गया कि मरीज़ साइकोसिस है, फ़ौरन पता चल गया, डिपॉजिट हो गया ना, जमा हो गई ना वहाँ पे। अच्छा, एक और बात, पित्ते के अंदर पथरियाँ बन गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ठीक है ना जी। इसी तरह आप देखें पथरियाँ बन गई हैं, किडनी के अंदर पथरियाँ बन गई, सिस्ट बन गई हैं, कहीं भी लिवर के अंदर, ओवरीज के अंदर, जहाँ कहीं भी सिस्ट बन गई हैं, तो वो कौन सा मयाज में पीछे, साइकोसिस जमा हो गया। फाइब्राइड्स बन गए, साइकोसिस। मल्टीपल लाइपोमास बन गए, साइकोसिस। इसी तरह कैटरेक्ट डेवलप हो गया, मोतिया बन गया, साइकोसिस। नेजल पोलिप बन गए हैं, साइकोसिस, ठीक है ना जी। इसी तरह टॉन्सल जब वो बड़े बड़े हो के वो ठीक ही नहीं हो जाए, एडेनाइड्स बन रहे हैं, साइकोसिस। थायराइड हो गया, साइकोसिस। हाइपरट्रॉफीज हो गई, नहीं, आर्थराइटिस के आगे TIS लग गया ना, अब वो तो इन्फ्लेमेशन है ना। आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। अच्छा हाँ, अब उसमें आ जाए, यूरिक एसिड बढ़ गया ना, वहाँ पे जो है ना वो क्रिस्टल्स जमा हो गए, साइकोसिस। यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, साइकोसिस। जमा हो रहे हैं ना सारी चीज़ें। आर्टियोसेक्रिलोसिस हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है, साइकोसिस। आर्टियोसेक्रिलोसिस, साइकोसिस। क्यों कि आर्टरीज के अंदर जमा हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो रही हैं, साथ थ्रम्बस बन रहा है, साइकोसिस। क्लॉट्स बन रहे हैं, साइकोसिस, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आप देखें, फाइब्राइड्स मैंने बोल दिया पहले। इसी तरह और आप देखें, कोई ट्यूमर्स बन रहे हैं, कोई एब्डोमेन के अंदर ट्यूमर्स बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे किस म्याज में चले जाते हैं, साइकोसिस में। अच्छा, ये मौके बन रहे हैं, ये जो वार्ड्स बनते हैं, साइकोसिस। हेमोराइड्स बनती हैं, साइकोसिस। वेरिकोज वेन्स बनती हैं, साइकोसिस। सो देखिए, हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है,
ओवर ग्रोथ हो रही है, चाहे वो वेन्स के अंदर हो रही है, चाहे वो मसल्स के अंदर हो रही है, चाहे वो किसी ऑर्गन के अंदर हो रही है, चाहे वो ब्रेन के अंदर हो रही है, चाहे वो टो के अंदर। तो कहते हैं फुलबेरी जिसको कहते हैं। अच्छा, साइकोस नहीं वो अब आगे चलते हैं ना, वो मैं बताता हूँ उसको, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन किस में आ गए? सारे के सारे साइकोसिस में। अब आप देखिए, साइकोसिस मियाज़्म को फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम है। हमेशा याद रखेंगे कि जब बॉडी के अंदर कोई नई ग्रोथ हो रही हो, कोई डेपोजिशन हो रही हो, कोई गिल्टी बन रही हो, कोई किसी तरह की चीज़ जो नई डेवलप हो रही हो, वो सारे के सारे किस में होती है? साइकोसिस में। अब आप देखिएगा कि साइकोसिस या तो ठीक हो गया, आपने इलाज लिया, ठीक हो गया, मरीज़ ने अपना इलाज लिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करने से इलाज नहीं लिया और वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करता है? हमें कॉमन सेंस हमें क्या बताती है कि ट्यूमर अगर या तो ठीक कर लिया, अगर नहीं हो तो ट्यूमर क्या करेगा? ब्रस्ट करेगा, फटेगा। सो बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी डिस्ट्रक्शन हो रही हो, बॉडी के अंदर जहाँ कहीं भी डिस्ट्रक्शन हो रही हो, मतलब तबाही हो रही हो, तोड़ फोड़ हो रही हो, जहाँ किसी ऐसी डिजीज़ के अंदर तोड़ फोड़ हो रही हो, वो वाली डिजीज़ किस में चली जाती है? सिफिलिस में। डिस्ट्रक्शन, इसके लिए एक ही लफ्ज़ याद रखना है, डिस्ट्रक्शन, ये है सिफिलिस। डिस्ट्रक्शन, ठीक है नहीं? मिसाल मैं देता हूँ जी, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये कौन सा मियाज़्म है? डिस्ट्रक्शन, ये सिफिलिस है, ठीक हो गया ना। अब नेज़ल पोलिप्स है ना, फट गए, कान के पर्दे जिसे कहते हैं ना, कान फट गए, वो पर्दे फट गए हैं जी, जिनके कान बहते हैं, कांटिंग कहते हैं, क्रोनिक एटोरिया हो रहा है ना, पुराने कान बहते हैं, डॉक्टर को जाना, ये कहता है जी कान के पर्दे फट गए, कौन सा मियाज़्म है? सिफिलिस। आप देखें ना, हम लोग पल्साटीला काली में और नेटम कलक्रिया देते रहते हैं, मरीज खाता रहता है, आराम आता को नहीं। जब तक एंटी सिफिलाइटिक नहीं देंगे, आपकी बिलमिसल दवा काम ही नहीं करेगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, इसी तरह आप आगे मैदे का फ़र्ज़ करें अल्सर है, को किस में है? खून की उल्टी आना, डिस्ट्रक्शन होगी ना, किस में है? सिफिलिस। इसी तरह फेफड़ों के रास्ते खून आना, टीबी के अंदर जब वो उसके वो फट जाती हैं, सिफिलिस। अच्छा, एसोफेजियल वेरिसेस, जो लीवर की सिरोसिस लीवर की कॉम्प्लिकेशन है, सिफिलिस। एसाइटीज़, सिफिलिस। स्टोन की वजह से जो डैमेजिंग हो रही है, डैमेजिंग, हाँ देखें ना, अब वो वाला किडनी जिसके अंदर किडनी स्टोन था, एट दैट टाइम इट वाज अ साइकोसिस। अब किडनी स्टोन ने क्या किया कि किडनी के स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर दिया, वहाँ पे प्रोटीनोरिया होना शुरू हो रहा, पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो रही है, उसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हो रहा है, आप उसका अल्ट्रासाउंड लें, पैरेन्काइमल चेंजेस आनी शुरू हो रही हैं, किडनी स्मॉल होना शुरू हो रहा है, मीन कि डिस्ट्रक्शन इज़ देयर, सिफिलिस मियाज़्म इज़ देयर, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह आप आगे चलते जाएं, बोन्स की जो बोन कैरीज बन जाती हैं, सिफिलिस, ये दांतों के अंदर जो वो बन जाते हैं लोगों के, जिसे कहते हैं कीड़ा शीड़ा लगा हुआ है, कैविटीज़ बन जाती हैं, सिफिलिस। अब देखें, दवाइयाँ रट्टी रटाई स्टेफी करियाजोट देते हैं, काम करती कोई नहीं, क्योंकि पीछे मियाज़्म नहीं लगाते हम, उसका आपने जब तक एंटी सिफिलाइटिक नहीं लगाना, काम नहीं करेगी। इसी तरह और बोन्स की जो तोड़ फोड़ होती है, इसी तरह एक और डिजीज़ देखिए, आजकल का बड़ा बर्निंग इशू है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन ओबीज पीपल एंड क्रॉनिक पेशेंट। कहते हैं जी ये गोडियां दी ग्रीस घट गई, मरीज आते हैं जी ताड़े गोडियां दी ग्रीस घट गई, साढ़े पंजाबी का लफ्ज़ है जी, डीजनरेटिव नी जॉइंट हो रहा होता है ना, जिसमें बेसिकली कार्टिलेजेस डैमेज हो रहे, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कार्टिलेजेस डैमेज हो रही थी, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा होता है और वो फ्रिक्शन बढ़ रही होती है, डॉक्टर कहते हैं रिप्लेसमेंट करवाएं, जॉइंट रिप्लेस करवाएं, ऐसे ही है ना। वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, रेमेडी सिफिलाइटिक। सो जब कभी भी ऐसा पेशेंट आए तो उस पेशेंट को आप ज़रा सफलीनियम दे के अपनी दवाई दे जाए, इंशाल्लाह फ़ौरन आराम आएगा, ठीक है ना। इसी तरह और आप देखें का जो आना है जी, ऐसे हैं जो मतलब पुराना नहीं केस होता, वो लगा रहता है बच्चों को जी, सफलीनियम, सिफिलिस, डिस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, डैमेज जहाँ कहीं पे आ गया, लीकेज हो गई है, जो उसके मतलब डैमेज हो गया, उसका साइज, उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, उसके ब्लीडिंग हो गई है,
वो सारे के सारे सिफिलिस मियाज़ के अंदर। फिर इसी तरह आप देखें न्यूरोपैथीज़ जो होती हैं, जो मरीज़ जो शुगर वालों के जो ज़ख्म बन जाते हैं, सिफिलिस, ठीक है ना, इतनी कॉमन बॉडी हम उस पर नहीं जाते। फिर और भी बहुत सारे, हेमिचोरिया हो रहा है, मरीज़ को पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, हेमिचोरिया हो रहा है। आप इसी तरह पाइल्स के अंदर आप देखें ब्लीडिंग हो रही है, मीन क्या हो, वहाँ पे वैसे सारी लीकेज कर रही है, सिफिलिस, ठीक है ना जी। फिस्टूला, यस वेरी गुड सर, फिस्टूला सिफिलिस। आप फिस्टूला की बड़ी अद्वियात काम नहीं करती, जब तक काम करेंगे उससे पहले आप देंगे तो वो काम करेगी, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें यहाँ पे जब हम डेपोजिशन पे आए थे, यहाँ पे ट्यूमर्स बने। अब ट्यूमर्स आप सबको पता है, या वो बिनाइन होते हैं या वो मैलिग्नेंट होते हैं। यहाँ पे एक देखें, एक और मियाज़ डिस्कवर हो रहा है। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। सो यहाँ पे आप एक कैंसरस मियाज़ को आप ऐड कर सकते हैं, कैंसरस मियाज़, ठीक है ना। अब कैंसर जो है ना, कैंसर की अगर आप देखें इसकी तारीफ, तो ये होता है एन एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। इसके पीछे जेनेटिकली होता है, पीछे हिस्ट्री होती है, फैमिली बैकग्राउंड इसका बड़ा स्ट्रांग होता है। एक और बात, आज के दौर में देखिएगा कि आज से जैसे सर प्रैक्टिशनर हैं या आप प्रैक्टिशनर हैं या आप भी प्रैक्टिशनर, पुराने जो लोग हैं ना जी, तो एक होता था 95 से पहले की प्रैक्टिस अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें सर 4:30 ख़त्म करना है, डॉक्टर साहब, रिजवान साहब 4:30 ख़त्म करना है ये था। नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, एक्चुअली मैं देख नहीं सका कब हमने किया था। हैं इसको कंप्लीट कर लें ज़रा आसानी। अच्छा जी, अच्छी बात है, बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। अच्छा जी। अब आप देखिएगा कि जो 95 से पहले के प्रैक्टिशनर है ना, तो उनके पास जो पेशेंट आते थे ना कैंसर के, पीछे फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री होती थी, फैमिली में टीबी है, कैंसर है, ये दमा है तो है। आजकल आप देखिएगा कि आपके पास पेशेंट है, फैमिली में कैंसर नहीं होता, लेकिन आजकल के बच्चों में कैंसर हो रहा है। रीज़न क्या हो रही है? रीज़न ये है कि उसके अंदर या तो जेनेटिक इन्वॉल्व है, या फिर दूसरी जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि कुछ ऐसी हमारी डाइट के अंदर कार्सिनोजेनिक चीज़ें मौजूद आ गई। जैसे प्लास्टिक के अंदर जो गर्म चाय डाल के पीना, प्लास्टिक का यूज़ बेताशा, इसी तरह फास्ट फूड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कार्सिनोजेनिक होती हैं। पेस्ट की वजह से माउथ कैंसर, हाँ, माउथ कैंसर रिपोर्ट हुए हैं कि अगर आप उसकी ज़्यादा क्वांटिटी या अगर आप ब्रश करते हैं, स्मोक नहीं करता, हाँ, तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंट जो कॉज है, इसमें इन्वायरमेंटल भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्मोक ने काज किया है, ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं ये कैंसर करती हैं, और बहुत सारे, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की शक्ल में ये भी काज करता है। तीसरा एक और चीज़ आप देखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस से एक मियाज़ बड़ा एक्टिव हुआ है और है बड़े टाइम से। तो ये इस तरह करके हम जब तक उसको भी नहीं क्लियर करते तब तक ये आगे केस नहीं ठीक होते। अच्छा जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो? मैंने कोशिश की है ज़रा कम टाइम में इसको ज़रा सम अप करूँ। अब हम आगे चलते हैं इसके ना लास्ट से पे, वो नहीं है जी डस्ट, थैंक यू। अब हम आते हैं इसको मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की तरफ, कि हमने इन डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है और कैसे ट्रीट करना है। सो पहली बात यह कि किसी भी इलाज का जो पहला हिस्सा होता है वो होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसमें एक ही है कि आपने उस मरीज़ का पोल्यूशन वाला पोर्शन आइडेंटिफाई करना है कि इस मरीज़ को किससे तकलीफ़ होती है, उसको दूर कर देना है, उसे अवॉइड करवाना है, पहली बात। फिर उसके रेलिवेंट जितनी डाइट होती है ना, जैसे फ़र्ज़ करें एक हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसमें सोडियम क्लोराइड उसको ज़्यादा करता है, पानी की कमी उसको ख़राब करती है, तो उसका सोडियम क्लोराइड कम करना है, नमक उसका कम करना है, ये मैनेजमेंट है ना।
ट्रीटमेंट क्या केस है। इसी तरह किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से सर्दी में तंग हो रहा है, तो उसको मॉर्निंग और इवनिंग और स्पेशली नाइट में उसको प्रॉपर उसके जो कपड़े हैं उसको मैनेज करवाना है, और गर्मी में उसको उसके मुताबिक करना है। सो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो ट्रिगर करे, जो उसकी डिजीज़ को ट्रिगर करे, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ये मैनेजमेंट है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथी, होम्योपैथी के लिए कि जब हम देखते हैं तो सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को देख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, उसमें सोरा आ गया, फ़र्ज़ करें सोरा को पहले देखते हैं। ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के 5 करैक्टर सबको याद है। होता क्या है, या वो हाइपो फंक्शनिंग हो जाती है या वो फिर हाइपर फंक्शनिंग हो जाता है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, उसने खाना खाया, वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है। अब नोज़िया एंड वोमिटिंग कंटिन्यूस हो रही है। दवाई कौन सी है, एपिकॉग। सबको पता है, नो डाउट नोज़िया एंड वोमिटिंग की रेमेडी एपिकॉग। एपिकॉग दी, नहीं राम है। चले डॉक्टर के पास दोबारा गया जी, 30 में दे दी, 200 में दे दी, नहीं राम है। 1 में दे दी, नहीं राम है। 10 में दे दी, नहीं राम। एपिकॉग ने 30 में भी काम करना था तो कर जाती, नहीं किया। अब क्या, अब डॉक्टर हनीमन क्या कहता है कि इफ़ यू वांट टू रिमूव द डिजीज़, इफ़ यू वांट टू क्योर द डिजीज़, यू मस्ट रिमूव द कॉजेटिव फैक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप लगाएं, आपको पता चल गया ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। मेडिसन लगाएं पेशेंट के स्ट्रक्चर की, पेशेंट के मियाज़्म की रेमेडी है। फ़र्ज़ करें हमारे पास पोलीक्रिस्ट मियाज़्म सोरिक कौन कौन सी हैं, सल्फर जी, नो सर जी, सोराइनम जी, लाइकोपोडियम यस, कैलकेरिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी 150 मेडिसन है मटीरिया मेडिका के अंदर जो एंटीसोरिक हैं, और 34 मेडिसन हैं जो एंटीसाइकोटिक हैं, और 19 to 21 मेडिसन हैं जो एंटीसिफ्लाइटिक हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे हमारे पेशेंट इसके अंदर में, ये पोलीक्रिस्ट है ना, 150 मेडिसन है, ये पोलीक्रिस्ट हैं। अब एपिकॉग दी, नोज़िया एंड वोमिटिंग की एक मिसाल दे रहा हूँ। तो नोज़िया एंड वोमिटिंग पे एपिकॉग दी 32 से नहीं काम आया, नहीं काम आया, लीव इट, कम टू द एंटीसोरिक। फर्स्ट प्रेस्क्राइब ऑफ 1 डोज, देन अगेन प्रेस्क्राइब द एपिकॉग, क्योर विल बी देयर। वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल और क्विक एंड रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, नंबर 1। अब आप देखिए नंबर 2 पे साइकोसिस। कितना मरीज है आपके पास, आपने यूरिक एसिड दवाई देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है, महीना गुजरता है फिर यूरिक एसिड आ जाता है। कितना पेशेंट है कि कोलेस्ट्रोल की दवाई देते हैं, वापस आ जाता है, छोड़ते हैं फिर ऊपर आ जाता है। कितना पेशेंट आपके पास फैटी लीवर की दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, छोड़ते हैं फिर आ जाता है। कितना पेशेंट आप लोगों के पास के पथरी की दवाई दी, किडनी स्टोन, पथरी फारग, 2 4 6 महीने गुजरे, पथरी फिर उधर। रिकरेंस ऑफ द डिजीज मीन कि डॉक्टर ने उस मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस को क्लियर नहीं किया। सो हर वो डिजीज़ जो साइकोटिक हो, उसका आगाज़ एंटीसाइकोटिक से करें। मेडिसिन चाहे आपकी आर्सेनिक है, मेडिसिन चाहे आपकी लाइको है, मेडिसिन चाहे दुनिया की कोई भी आपकी है, आपकी पहली रेमेडी उसके अंदर उस बैरियर को तोड़ना है। उसका जो बैरियर बना हुआ है ना, उसको तोड़ना है। जैसे मैं मिसाल एक दे देता हूँ, टीबी का मरीज़ एलोपैथी में देखेंगे, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं जी आप टीबी पॉजिटिव हो गया, आपने ट्रीटमेंट लेना 9 मंथ, ऐसे ही है। कुछ का चलता है 6 मंथ, ठीक हो गई। अब क्यों? अच्छा फिर एक और बात, अगर डॉक्टर ने 6 मंथ का बोला हुआ है, आपने 5 मंथ मेडिसिन ली, 2 दिन की मेडिसिन 1 दिन की ड्रॉप कर दी आपने, अगेन केस स्टार्ट होगा 1st मंथ से। रीज़न क्या है? टीबी का जो एक्टिव मियाज़्म है ना, जो एक्टिव इसका जो बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट है, वो एक बैक्टीरिया, और उसका नाम होता है
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, आप इसको देखिएगा ना, ये लंग्स के अंदर क्या ये होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा हुआ। इसके ऊपर जनाब एक शेल होता है, फिर इसके ऊपर एक शेल होता है कैल्शियम का, फास्फेट का। ये बहुत बड़े खौल के अंदर पड़ा होता है। मेडिसिन ने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रेक डाउन करना है इसके खौल को, इस कवर को पहले तोड़ना है। ख़त्म तब होगा जब मेडिसिन ने इस तक पहुंचना है। इस तक पहुंचने के लिए उसको टाइम चाहिए। सेम लाइक जब आप केस आपका पास होता है साइकोसिस में मेडिसिन का जो मोड अफेक्शन होता है, जब तक उस जैसे फ़र्ज़ करें काली में हो रहा है, आपकी बहुत बड़ी एंटीबैक्टीरियल भी एंटीवायरल भी है। बात यह है कि वायरस तक पहुंचे तो फिर बात करे काम करेगी। जब वायरस तक पहुंचना ही नहीं उसने, या बैक्टीरिया तक पहुंचना ही नहीं, फिर कैसे काम करेगी। सो आप फ़र्ज़ करें ये वाला बैक्टीरिया आपकी दवाई काली में हो, पहले तो इस खौल को तोड़ना है। इस खौल को तोड़ने का काम आपके मियाज़मेटिक रेमेडी ने करना है। वो देंगे इसको, वो हैमरिंग करेगी, इस खौल को तोड़ेगी। जब ये टूटेगा तो आपका काली म्योर जो है ना, वो उस बैक्टीरिया के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करेगा, उसको किल करेगा या उसको सपोर्ट करेगा, जो भी करेगा, लेकिन उस तक पहुँचे तो सही ना। अब इसमें आपके पास जो बड़ी अद्वियात में से ना, मेडोरिनम है आपके पास, थूजा है आपके पास, बड़ी अद्वियात है ना, एंटीसाइकोटिक बड़ी अद्वियात हैं। सो अपने पेशेंट, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, हाई ब्लड प्रेशर का भी हो, हाई ब्लड प्रेशर भी साइकोटिक डिजीज़ है, चाहे वो यूरिक एसिड का हो, चाहे वो किसी का भी हो, आपने उसका पॉसिबल पहले एंटी मियाज़मेटिक यानी एंटीसाइकोटिक पहले देने, देन प्रेस्क्राइब द रेलिवेंट रेमेडी जो भी आपकी बन रही है, वो बेशक नेट्रम फासी क्यों ना हो, वो भी काम करेगी। अच्छा, अगली बात, फ़र्ज़ करें आपके पास पेशेंट सिफिलिस का आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हेमाप्टाइटिस हो रहा है, उसका कोई भी ऐसी किडनी डैमेज हो रहा है, तो अब आप देखें कि जब तक आप एंटी सिफिलिटिक नहीं लगाएंगे तब तक दवाई वहाँ पे काम ही नहीं करेगी। उसका वो बैरियर जब तक वो नहीं तोड़ेगी तब तक दवाई हमारी काम नहीं करेगी। अच्छा, उसमें आपके पास सिफिलिस के अंदर आपके पास बड़ी अद्वियात हैं, जिसमें क्या है जी, सिफिलिनियम है, जिसमें मर्क्यूरस ग्रुप है जी, ठीक है ना, जिसमें आर्सेनिक ग्रुप है, ठीक है ना जी, और भी बड़ी हैं, ठीक है ना, पायरोजिनम है, ठीक है ना जी। तो जब तक आप इन मेडिसिन को दिए बगैर, अच्छा एक और बात बताऊँ जी, सिफिलिस में जिद होती है और साइकोसिस सिफिलिस में जिद होती है। कुछ डिजीज़ होती हैं मल्टी मियाज़मेटिक होती हैं, यानी सोरोसाइकोटिक डिजीज़ भी होती है, कॉम्प्लेक्स में आप आ जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। कुछ होती हैं सोरोसाइकोटिक डिजीज़, यानी मरीज़ ना सोरा का लगता है ना साइकोसिस का लगता है, कभी वो सोरा की अपीयरेंस देता है, कभी साइकोसिस की देता है। इसी तरह कई बार मरीज़ जो होता है वो साइकोसिफिलाइटिक होता है, यानी मरीज़ समझ आती है कि शायद ये साइकोसिस का हो, या उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि मरीज़ अपने पिछले म्याज़ से निकल के एडवांस पैथोलॉजी में जा रहा होता है, उसमें उसका रुझान होता है, या उसका ट्रीटमेंट सही नहीं होता या वो परहेज़ सही नहीं कर रहा होता, तो वो उस रुझान में होता है। ये वाले रुझान क्या करते हैं, सोरा से जब भी निकलेंगे साइकोसिस की तरफ जाएंगे। मैं एक और मिसाल देता हूँ, मरीज़ जब किसी डॉक्टर को एकोनाइट और बेलाडोना जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करने पे आ जाए ना, फ़र्ज़ करें आपको लग रहा है एकोनाइट, आपको ही बेलाडोना लग रहा है। अब मैं आपको ना अपनी एक्सपीरियंस में चूँकि 29 ईयर हो गए प्रैक्टिस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी की, जिस वक्त डॉक्टर को मरीज़ एकोनाइट और बेलाडोना का लगे ना, दोनों दवाइयाँ ना दें, एक इसके दरमियान में दवाई है फेरमफास, वो दे दें, ये फेरमफास दे दें, ऊंची ताकत में ये दे दें। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली वो क्यों लग रहा है, मरीज़ एकोनाइट से निकल रहा है, बेला की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इम्यूनिटी सपोर्ट करती है, वापस एको की सिम्टम आती हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी उसकी ख़राब होती है तो वो बेला की तरफ जाता है। अब ये क्या करती है, उस बैरियर को तोड़ देती है,
फेरनफास आप देंगे ना, उसकी इम्यूनिटी को एकदम बूस्ट अप करे दी, पेशेंट वापस चला जाएगा। सो सेम जब मरीज साइकोसिस से निकल के सिफिलिस की तरफ जाता है, जिद होती है, ज़िद्दी बिमराज, जिद बढ़ जाती है। अच्छा, तेज़ाबियत भी है ना, ठीक नहीं होती, सर दर्द है, ठीक नहीं होता। दवाइयाँ, मीग्रेन को आप देखें ना, अक्सर ये यहीं पे शफलिंग हो रही होती है। जिद की दवाई देखें पूरे मटीरिया मेडिका के अंदर, जिद की दवा कौन सी है? कैमोमिला। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि ये स्पेशली जिद होती है डेंटेशन के दौरान। अब मैं आपको दवाई बताता हूँ कि आपकी मेडिसिन, चाहे वो तेज़ाबियत हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई ऐसी बीमारी जो ज़िद ही पकड़ जाए। एक डिजीज़ है कैंसर, ये ज़िद पकड़ता है, ये ज़िद्दी होता है। ज़िद्दी कैसे होता है कि नॉर्मल सेल डिवीजन फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, एब नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाती है, जो मर्जी कर लें ये एब नॉर्मल सेल डिवीजन में चलता रहता है, ज़िद्दी। सो ज़िद्दी इमराज को तोड़ने की दवा कार्सिनोसम है। मतलब किसी मरीज की कब्ज़ नहीं ना ठीक हो रही, ज़िद्दी है, ज़िद्दी कब्ज़ है, ठीक ही नहीं हो रही। अब डॉक्टर लगे मैं प्लम्बम, मेटोपियम, ये वो फलां लेग्जेटो पे लगे, आप पहले कार्सी की डोज देना, फिर आपकी प्लम्बम है, ओपियम वाट्स है, वो काम करेगी। सो ऐसे हर वो मर्ज़ जिसमें आपकी अद्वियात बिलमिसल अद्वियात काम ना करें, मियाज़मेटिक रेमेडी भी काम ना करें, फ़र्ज़ करें वो पेशेंट साइकोसोरा का है, वो पेशेंट सिफिलिस का है, आपकी दवाई कार्सिनोसम नहीं है, डेपोजिशन पे नहीं है, जब ज़िद्दी बार बार हो रहा है किसी मर्ज़ के अंदर, तो अब आप उसका वो वाला बैरियर कार्सी दे के तोड़ें, फिर आपकी वो जो पहले वाली दवा है वो भी काम करेगी। फिर इसी तरह अगर पेशेंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री या उसके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स ज़्यादा हैं, तो देन यू विल प्रेस्क्राइब फॉर कार्सिनोसम। अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं या रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी डिजीज़ हैं, या उसके अंदर टीबी आ रही है, दमा आ रहा है उसके अंदर, और रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी डिजीज़ के साथ वो बच्चा पैदा हो रहा है, देन उसकी एंटम टार्ट भी तब ठीक होगी जब तक आप ट्यूबरकुलिन नहीं देंगे, तब तक ठीक नहीं होगी। आपने फर्स्ट डोज ट्यूबर देनी, केस तब जाकर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, चलें, थैंक यू जी। कोई सवाल हो तो